ज्ञानेश कुमार जी, आप इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्या लाज शर्म मर्यादा पूरी तरह से खत्म हो गई है? आप एक तो वोट चोरी कर रहे हैं और उसके बाद सीना चोरी कर रहे हैं। आप कितनी भद पिटवाइएगा अपनी और एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की, जो कि इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदार है। खैर, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपकी और भद पिट गई। कुछ चीजों का जिक्र पहले करते हैं। पहले चीज का जिक्र है, आपके पास किसी चीज का कोई जवाब नहीं है। आपसे सवाल पूछा गया, महाराष्ट्र में टोटल वोट वहां की अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा कैसे है? कोई जवाब नहीं। एसआईआर कितनी हड़बड़ी क्या थी बिहार में? कोई जवाब नहीं। 60% बिहार बाढ़ से ग्रस्त है, इतना जरूरी क्यों था एसआईआर कराना? कोई जवाब नहीं। एक ही पते पर इतने इतने लोग कैसे हैं? कोई जवाब नहीं। फिर आते हैं आपके कुतर्कों पर, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपके कुतर्कों पर सिर पीटा जाए या हंसा जाए। आपका एक जबरदस्त कुतर्क, आपको सवाल पूछा गया कि वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे सकते हैं। आप महिलाओं के पीछे छिप गए। आपने कहा हमारी माँ बहनों की प्रिवेसी का हनन होगा। अच्छा, बूथ में लगी लाइन में औरतों की जो पिक्चर या वीडियो है, उससे प्रिवेसी का हनन कैसे होगा? ये वीडियो तो टीवी दिखाता है, अखबारों में छपती है ये तस्वीरें। और ये प्रिवेसी कहाँ जाती है जब हमारी मुस्लिम बहनों के नकाब उठा उठा के आपके पुलिसकर्मी और भ्रष्ट अधिकारी देखना चाहते हैं वोट के दिन? तो महिलाओं के पीछे मत छुपिए। दूसरा, आपसे सवाल पूछा गया, ये शून्य मकान कहाँ से आते हैं? आपने कहा जो लोग कहीं काम करके रात को सड़क पे सोने आते हैं उनके घर शून्य लिखे जाते हैं। अच्छा, हमें तो नहीं पता था आप रत जगह करा के लोगों को ठेल ठेल के उठाकर वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं। और कहाँ गए मोदी जी के इतने सारे जो आवास बनाने वाले थे? एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है, लोगों के अगर ऐसे ही सड़कों पे सोने वाले लोग हैं तो इनके नाम के आगे इना मीना माइना मो क्यों लिखा जा रहा है? पिता के नाम के आगे IGFJK क्यों लिखा जा रहा है? खैर, तीसरा सवाल आपसे पूछा गया कि आप डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे सकते? आपने कहा यह निजता का हनन है। जी नहीं, इससे आपकी पोल और खुलेगी, आपकी कलई और खुलेगी। आप डरते हैं इसलिए नहीं दे सकते। चौथा सवाल आपसे पूछा गया कि एक ही पते पर या एक व्यक्ति के इतने वोट कैसे? आपने कहा एक व्यक्ति के एक जैसे नाम बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें क्या बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक ही नाम के लोगों के पिता के भी नाम एक हो, पति के भी नाम एक हो, घर का भी एड्रेस एक हो, ये बात तो गले के नीचे नहीं उतरती है। आपसे एक और बात पूछी गई, पांचवी बात, कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने सबूत दिया, आप उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आपने पलट के कहा या तो वो हलफनामा दे या माफी मांगे। अच्छा, अनुराग ठाकुर जी से आप हलफनामा कब लीजिएगा? और नेता प्रतिपक्ष ने आपको सबूत दिए हैं, थोड़ी सी भी लेशमात्र थोड़ी गरिमा बची है तो अपनी त्रुटि सुधारिए। एक बड़ी बात कही गई, पूछा गया चुनाव आयोग वोट में हेरा फेरी क्यों कर रहा है? आपने पलट के कहा वोट चोरी और चुनाव आयोग से सवाल पूछना संविधान का अपमान है। जी नहीं, जो दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या वोट चोरी करके आप कर रहे हैं वो संविधान की हत्या, और वो हम होने नहीं देंगे। तो कुछ चीजें साफ है, ना आपके पास जवाब है और कुतर्कों की एक लंबी लिस्ट है। आप अपनी नाकामी का ठीकरा राजनीतिक दलों पर फोड़ने पर आमादा है कि उन्होंने कंप्लेन नहीं करी इसलिए ऐसी लिस्ट बन गई। अरे, लिस्ट बनाना आपकी जिम्मेदारी है, निष्पक्ष चुनाव कराना आपकी जिम्मेदारी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो आपकी जिम्मेदारी है। आप कोई सरकारी खर्चे पर मौज मस्ती करने के लिए, झुंझुना बजाने के लिए, सरकार के चरण वंदन के लिए थोड़ी बैठे हैं। आज एक चीज लेकिन साफ हो गई कि मोदी जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्तों के चयन से क्यों हटाया था? क्योंकि अगर नहीं हटाते तो उनको ऐसी मनमर्जी कठपुतलियां कैसे मिलती? राहुल गांधी ने सबूत के सहित आपके सामने तथ्य रखे हैं, आपके पास एक भी तथ्य का जवाब नहीं है, कुतर्क है और ज्यादा से ज्यादा तरीके से आप बीजेपी के स्पोक्सपर्सन जैसे साउंड कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार सबसे मजबूत और ताकतवर हथियार होता है, उसके साथ खिलवाड़ मत करिए। आपको इस देश के कानून का सामना करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश अपने वोट के अधिकार के साथ वो खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता जो आप लोग करने पर आमादा है। आज देश के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने ज्ञानेश कुमार जी ने जवाब दिया है। जवाब जो सवाल किए गए उसके बरक्स नहीं, बल्कि शेरो शायरी और बहुत ही उनकी संविधान और देश के संविधान के प्रति, देश के लोकतंत्र लोकशाही के प्रति उनका बड़ा प्रतिबद्धता दिखी और सब सतही प्रतिबद्धता दिखी। जितने तरह के भी सवाल पूछे गए उन एक सवालों का जवाब नहीं दे पाए और कह रहे थे कि हमारे मतदाताओं का अपमान, किसी के बहन बेटियों का फोटो। सवाल बहन बेटियों के फोटो का नहीं है,
आप इस देश के बहन बेटियों के प्रति और देश के लोकतंत्र नागरिकों के प्रति अगर आप सचेत होते तो आप ये बताते अपने सवालों के जवाब में कि आदित्य कुमार एक एपिक नंबर से देश भर के कई विधानसभाओं में आदित्य श्रीवास्तव का वोट कैसे बन गया। ये बताते कि एक एपिक नंबर पे कई बनारस में अभी एक कैंट विधानसभा है, वहाँ कई सारे 100 घरों का जो मकान नंबर है वो 00 है। आप ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 18,000 लोगों का आपको एफिडेविट के साथ हलफनामा दिया, जो जिंदा लोग थे उनके वोट काट दिए गए बिना किसी प्रायर सूचना के, उनका वोट डिलीशन हो गया, इसका जवाब नहीं दिए। आप ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में जब हमारे यहाँ अभी जन्म दर ही 4% से ज्यादा नहीं है तो एक विधानसभा में एक समय में 8% से भी ज्यादा 40,000 लोगों का वोट कैसे जोड़ दिया गया। आप ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में कुछ सामंतों ने एक एरिया में 1-2 विधानसभा क्षेत्र में वोटरों के हाथ में स्याही लगा करके उसे वोट देने से क्यों वंचित कर दिया गया। आपके पास किसी सवालों का जवाब नहीं है तो आपकी कोई प्रतिबद्धता लोकशाही के प्रति, लोकतंत्र के प्रति और बाबा साहब के संविधान के प्रति नहीं दिखी। आप ये कह रहे थे कि आपके लिए सारे लोग समकक्ष हैं। अगर आपके लिए सारे लोग समकक्ष हैं तो किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति कुछ भी कह दे तो उस पर एफआईआर हो जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एफआईआर क्यों नहीं होता? ये सवाल है आपसे, आपको जवाब देना चाहिए। आप सिर्फ दरबारीगिरी कर रहे थे, आपने कहीं कोई बुनियादी और वाजिब सवालों का जवाब नहीं दिया और आपने नहीं बताया कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोटर फर्जी कैसे उनका एडिशन हो गया, कैसे जोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अगर वो कोई भी फॉर्म 6 भर के देने तो उनका वोट जुड़ जाएगा, दूसरे राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति देगा तो उसका वोट जुड़ेगा नहीं। ये सब सवाल है, सवालों का जवाब देने के बजाय बस आपसे ये एक बात है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। फिर देश के निर्वाचन आयोग से हम लोगों की गुजारिश होगी कि दरबारीगिरी छोड़िए। एक समय था कि 91 से लेकर 96 तक TN शेषन साहब भी थे इस देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और अपनी प्रतिबद्धता उसी तरह लोकतंत्र के प्रति आप दिखाइए और किसी सरकार के प्रति आप झुके हैं। आपका कोई निजी हित होगा, इसको देश नहीं जानना चाह रहा। अगर आप पारदर्शी होते, चंडीगढ़ में क्या हुआ, आपने क्या करा अनिल मसीह के साथ। तो इस तरह के हजारों लाखों सवाल है और आप कह रहे थे कि चुनाव आयोग चट्टान की तरह खड़ा हो। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, खड़ा ही रहेगा, लेकिन जब उसको चलाने वाले ही दरबारीगिरी करेंगे तो उसके मूल्यों का क्या होगा, ये बहुत गंभीर सवाल है। आज मालूम पड़ा देश को कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम ज्ञानेश कुमार गुप्ता है। वो सामने आए। अब तक तो लोग सोच रहे थे कोई सोर्स नाम का आदमी है, कुछ लोग सोचते थे कि संबित पात्रा या कोई अनुराग ठाकुर हैं चुनाव आयुक्त। आज मालूम पड़ा कि नहीं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। लेकिन जब उन्होंने मुंह खोला तो स्क्रिप्ट वही अनुराग ठाकुर, सोर्स और संबित पात्रा वाली थी, बीजेपी की थी। श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता की, तमाम पॉइंट्स आपके सामने रखे, जो सबूत, जो कागज आपको मुहैया कराए वो आप ही से मिले, हमें 6 महीने की मशक्कत करनी पड़ी। उसका आपने एक भी महादेवपुरा असेंबली की एक भी सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। SIR पे हमने कई सवाल पूछे, कई शंकाएं जाहिर की, यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा दुरुस्त करने के लिए। आप वहां भी लड़ते रहे, ये नहीं करूंगा, लेकिन करना पड़ा। कुछ लोगों को आपने मरा हुआ घोषित कर दिया, वो राहुल जी के साथ चाय पी रहे हैं, तब भी आपको शर्म नहीं आई। हमने सोचा प्रेस वार्ता में आप कहीं माफी मांग लेंगे, वह भी आपने नहीं मांगी। आप कहते हैं कि अगर CCTV फुटेज जारी कर दे तो मां बहनों की इज्जत खराब होती है। किस तरह की बहस, किस तरह की आर्गुमेंट दे रहे हैं आप। CCTV फुटेज डिलीट करने से चुनाव आयुक्त की, चुनाव आयोग की, लोकतंत्र की, चुनाव की इज्जत खराब कर रहे हैं आप। और CCTV फुटेज अगर निजता भंग करती है, प्रिवेसी भंग करती है, तो बनाते ही क्यों हो। 45 दिन तक नहीं करती, 46वें दिन से निजता भंग हो जाती। आप कहते हैं आप पक्ष विपक्ष को बराबर मानते हैं, अनुराग ठाकुर को नोटिस कब दे रहे हैं? राहुल जी की तो प्रेस वार्ता के बीच में आपने नोटिस दे दिया, अनुराग ठाकुर को तो अभी तक 3 दिन हो गए, नहीं मिला। आप बीजेपी के एजेंट बनने की अब आपकी उम्र नहीं है, आप एक आला अधिकारी रहे,
हो सकता है आपको ये लालच होगा कि रिटायरमेंट के बाद फिर कुछ और मिल जाएगा, गवर्नर बन जाएंगे, तब तक ये सरकार चलने नहीं वाली, तो इस उम्मीद में आप मत रहिए। लेकिन एक और चीज समझ लीजिए कि आपके अंडर भी काफी लाखों कर्मचारी हैं, उनका भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं। इंक्वायरियां जब होंगी तो ये सब फंसेंगे, और जो भी नई सरकार आएगी, जो जल्दी आएगी, आप कितने ही चुनाव चोरी कर लीजिए, नई सरकार आएगी और जल्दी आएगी, फिर ये इन अधिकारियों का, इन कर्मचारियों का क्या होगा। इसलिए फिर से आपसे आग्रह है, अपनी जिम्मेदारी समझिए। हम नहीं किसी वोटर के कंधे पर बंदूक रख के दाग रहे हैं आपकी तरफ, उल्टा नरेंद्र मोदी आपके नाजुक कंधों पर बंदूक रख के दाग रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप इस हत्या में शामिल मत होइए। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, आपसे यह आग्रह है। एक सस्ती टीवी सीरियल के स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती, ठोस प्रेस कॉन्फ्रेंस सवालों के ठोस जवाब से होती है। जय हिंद।